चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आपके एग्जाम्पल्स में एक अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसको देखिए, पढ़िए, बात करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे सोचिए। इन अ डिस्ट्रिक्ट एग्जाम स्कोर ऑफ, मतलब एग्जाम स्कोर्स ऑफ 300 स्टूडेंट, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है आपके पास वो कितना है, 300 of class 12 are recorded at the end of the session। बढ़िया। given the score of candidates are normally distributed, बोल दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा एक तरीके से, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि रमेश स्कोर्ड 800 मार्क्स आउट ऑफ 1000, ठीक है। द एवरेज स्कोर फॉर द बैच वाज 700, मतलब इनडायरेक्टली ये मेरे को बोला कि बैच का म्यू इतना है, एवरेज मतलब मीन और मीन मतलब म्यू। फिर बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वाज कैलकुलेटेड टू बी इतना, ठीक है, बढ़िया बात है। तो मतलब ये सिग्मा हो गया आपका। फिर ये बोल रहा है कि फाइंड आउट हाउ हैज रमेश स्कोर्ड कंपेयर टू हिज बैचमेट्स इन द होल डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पूछा। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। रमेश का स्कोर कितना आया है, 800। टू बी ऑनेस्ट ये 1000 हमारे कोई काम का नहीं, ऐसे फालतू दिया हो, ठीक है। रमेश का स्कोर कितना है बताओ, 800। तो हमको पहले ये ढूंढना है कि रैंडमली किसी भी एक बच्चे का 800 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। क्लियर है। अब वो ढूंढने के बाद में हमको ये ढूंढना है कि आउट ऑफ 300 स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी हमको एक स्टूडेंट का मिल जाएगा कि 800 स्कोर करने का उसका प्रोबेबिलिटी इतना है फॉर अ सिंगल स्टूडेंट, तो इन द होल लॉट कितना लोगों का 800 या उसके अबव आया होगा वो हमको पता चल जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग 300 विद द गिवन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड जितना भी स्टूडेंट लोग 800 के आसपास तक स्कोर कर पाया होगा, ठीक है ना, तो रमेश क्या है कि उन लोगों से क्या किया, बेटर किया। सोच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। मतलब पहले हम ढूंढेंगे कि एक बच्चे का आउट ऑफ दीज 300 स्टूडेंट्स उसका स्कोर 800 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। फिर हम उस प्रोबेबिलिटी को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 300 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पूरे बैच में आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स कितना लोग तक इस मार्क को टच कर पाए। और जितना लोग तक 800 को टच कर पाया है, रमेश या तो उनके साथ बराबरी पे है, और अगर सपोज करके वो लोग 800 के नीचे वाला कैंडिडेट लोग है तो रमेश उससे बेटर है। आया बात समझ, वो लॉजिक है हमारा। क्लियर, लिखिए हियर म्यू इज इक्वल्स टू आई विल से 800, फिर अच्छा सॉरी 700, 800 तो स्कोर आया ना 700, सिग्मा इज इक्वल्स टू 180 और x इक्वल्स टू हमारे लिए क्या हो जाएगा 800, ठीक है। फिर नीचे लिखो नाउ z इक्वल्स टू कितना आएगा, बोलो 800 माइनस 700 डिवाइडेड बाय हाउ मच 180। सो दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना 100 अपॉन 180, और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 0. ठीक है 56, सही बता रहे हो ना वैसे, हाँ ठीक है करेक्ट है। दिस इज इक्वल्स टू 0.56, ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप लिखो कि नाउ फॉर वन स्टूडेंट मेरे को कैलकुलेट करना है P Z लेस देन इक्वल्स टू 800, ठीक है। कि एक बच्चा 800 या उससे कम स्कोर करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है मेरे को वो चाहिए, ठीक है ना। अभी 800 को आपने नहीं, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे Z नहीं यूज करना चाहिए। 800 किसका रेफरेंस है, X का ना, तो X लेस देन इक्वल्स टू 800 और Z में कन्वर्जन के बाद में क्या हो गया है लेस देन इक्वल्स टू 0.56, ठीक है। पर इसका आपको अब सोचो कि ये कौन सा क्राइटेरिया है, कि डायरेक्टली टेबल से मिलने वाला कि मॉडिफाई करने वाला, डायरेक्टली टेबल से मिलने वाला। तो डायरेक्टली टेबल से अगर आप इसको ढूंढोगे तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 0.7123। सो दिस इज इक्वल टू 0.7123, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार आपसे पूछूंगा कि ये क्या है आपके हिसाब से। ये प्रोबेबिलिटी है इस बात का कि रैंडमली कोई भी एक स्टूडेंट को अगर आप उठाते हो तो वो बंदा 800 या उससे कम स्कोर किया होगा, इस बात का ये प्रोबेबिलिटी। अब मेरे को ढूंढना है कि आउट ऑफ द होल लॉट या होल बैच ऑफ रमेश कितना लोग इस मार्क को टच कर पाए 800 के मार्क को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 300 मतलब टोटल इनटू जो भी एक स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी है उससे लिखो। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड
लेस देन और इक्वल्स टू 800 हु स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू 800 इज इक्वल्स टू आप लिखो 300 इंटू 0.7123 और सॉल्व करके कितना आ रहा है ये 213.69 टाइप कुछ आएगा, 213.69 और राउंड ऑफ करके हम इसको 214 कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 214। ठीक है, अब पहले आप वापस से सोचो कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या, ये 214 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ द होल बैच ऑफ रमेश जिनका स्कोर अप टू 800 आया होगा, मतलब इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 800 से नीचे रहे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो 800 को टच कर रहे होंगे, बट नन ऑफ द 214 स्टूडेंट्स, ठीक है, आर स्कोरिंग मोर देन 800। इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका स्कोर 800 से भी ऊपर होगा। तो जितना लोग 800 तक टच कर पाया है या उसके नीचे रहा है, रमेश ने उन सारे के बराबर या उनसे बेहतर परफॉर्म किया। जो लोग नीचे हैं उन लोगों से बेटर है रमेश, और जो लोग 800 पे है उन लोग के बराबर है रमेश। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो अब हमारा स्टेटमेंट होगा कि हेंस रमेश डिड बेटर देन 214 स्टूडेंट्स। लिखो रमेश डिड बेटर देन 214 स्टूडेंट्स। रमेश डिड बेटर देन 214 स्टूडेंट्स। चलेगा। इसी का सेकंड पार्ट, सुधा स्कोर्ड 420 इन द सेम बैच। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट हर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द बैच ऑफ 300 स्टूडेंट्स। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस सुधा का स्कोर चेंज हो गया। स्कोर कितना है इस बार 420। तो लिखिए हियर x इक्वल्स टू कितना 420 है, फिर म्यू सिग्मा तो सेम ही रहेगा, तो म्यू शायद 700 था और सिग्मा आपका था 180 ना, 180। सो यहां पर z कितना हो जाएगा आपका, आई थिंक 420 माइनस 700 अपॉन 180। सॉल्व करने पे ये कितना आना चाहिए, माइनस 1.56, माइनस 1.56 करेक्ट। ठीक है, अब आप आगे लिखो फॉर वन स्टूडेंट p x लेस देन इक्वल्स टू 420 निकालने का मन है मेरे को, फिर p ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1.56 और इसको टेबल से देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0594। एक बार चेक कर लो जिनके पास में बुक कि यही है कि नहीं। ये डायरेक्टली टेबल से मिल जाना चाहिए आपको, नेगेटिव वाले पार्ट में है। मैच हो रहा है, ठीक है ना, मैच हो रहा है। तो आगे लिखो हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who scored less than or equal to 420, who scored less than or equal to 420 is equals to 300 into कितना 0.0594 और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपके 17.82 which is almost equivalent to 18। तो हम कह सकते हैं कि hence सुधा did better than 18 students। सुधा did better than 18 students। चलेगा यहां तक। आखिरी वाला थोड़ा रिवर्स वे में पूछ रखा है, पढ़ो। लिखो लेट स्कोर ऑफ अभय बी कैपिटल एक्स। अब थोड़ा सोचना, हाँ मैं जो बोलने जा रहा हूं ये कह रहा है कि इतने परसेंटेज ऑफ बैचमेट्स से इसने बेटर किया। तो इसका मतलब मैं ऐसा समझता हूं, देखो कि एक किसी सिंगल स्टूडेंट का अभय के स्कोर तक रीच करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना है। क्या कहते हैं, एक सिंगल कोई स्टूडेंट अभय के प्रोबेबिलिटी तक रीच, मतलब अभय ने जितना स्कोर किया होगा वहां तक पहुंचेगा, वो ये वाला वैल्यू है। पुराने सिचुएशन में अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं आपको,
तो ये परसेंटेज से जब आप इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे और 100 से डिवाइड करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.4483। ये आपको ये वाला वैल्यू दिया हुआ कि वन स्टूडेंट विल रीच अप टू स्कोर ऑफ अभय। अभय का स्कोर फिलहाल तो हमको पता नहीं कि कितना है, ठीक है ना। तो वन स्टूडेंट विल रीच अप टू स्कोर ऑफ अभय, उसका प्रोबेबिलिटी आपको इनडायरेक्टली इस तरीके से दिया, ठीक है। क्लियर हुआ, रिलेट कर पा रहे हो? आगे लिखो। नाउ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, इसको आप समझने का ट्राई कीजिएगा, ना समझ में आए तो बोलिएगा, मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को देखो। नाउ P ऑफ Z लेस देन और इक्वल्स टू, अबे के स्कोर को हमने कितना माना है x, लेकिन x के फॉर्मेट में तो टेबल को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे z के फॉर्मेट में। और कोई भी x को आप z के फॉर्मेट में कन्वर्ट कौन से फॉर्मूले से कर रहे थे इतनी देर से, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो अगर आपने स्कोर को x ही मान लिया है तो z लेस देन यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस मेरे ख्याल में म्यू कितना है आपका 700 अपॉन में सिग्मा, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। और इस चीज का आंसर आपको कितना दिया हुआ, इसी चीज का आंसर आपको दिया हुआ है 44.83 अपॉन 100, जिसको सॉल्व करने पे हो जाएगा 0.4483। अच्छा सॉरी, सिग्मा को भी हाँ रिप्लेस कर सकते हैं, दिया हुआ ही हम लोग। देखो ये स्टेटमेंट आया समझ के नहीं आया, ठीक है। ये वाला स्कोर को मैंने x पकड़ा, लेकिन x को आप टेबल के कोई भी वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, तो z में कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, तो कन्वर्ट कर दिया, फिर z में कन्वर्ट हो गया और डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन दिस वैल्यू, वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में इतना दिया, चलेगा। अब आपको क्या करना है कि एक बार टेबल देखना कि कौन से नंबर पे जाके ये वाला एरिया आता है। देखो आप एक बार टेबल, थोड़ा हेल्प कर देता हूं मैं। -0.1 पे एक सेंट देख लेता हूं, यह है हमारा 0.4483 ना, तो -0.4483, यस। पेज नंबर 673 पे आ जाओ आप, और नीचे से 2 नंबर लाइन देखो आप, जो -0.1 का लाइन है, उसमें आप आगे बढ़ते जाओगे तो मेरे ख्याल में 1 2 3 4 नंबर पे आपको 4483 दिखाई देगा, दिख रहा है, ठीक है। और जो 4 नंबर वाला है तो वैसे रो के हिसाब से इट इज -0.1, और फिर कॉलम के हिसाब से ये मेरे ख्याल में 4 नंबर पे तो 0.4 है क्या, अच्छा नहीं 0.3 है, क्योंकि मैं इसको स्क्रीन पे भी दिखाने का ट्राई करता हूँ। इसमें देखो, जैसे आप पहले तो एक बात समझ लो, हाँ, कि ये वाला 0 का है, ये 0 1 का है, 0 2 0 3, इस तरीके से ये चलता जाता है, ठीक है। और अगर आप मानो कि -3.0 देखते हो, दैट मीन्स कि आपको ये वाला वैल्यू लेना, लेकिन -3.01 अगर आप देखते हो तो फिर आपको ये वाला लेना, -3.02 अगर देखते हो तो फिर आपको ये वाला लेना, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो z का वैल्यू है वो आपको इस वाला नंबर और इस वाला नंबर के सम से मिलेगा, अकॉर्डिंगली फिर आप चूज कर। तो यहां पर यू विल सी कि -0.1 वाला जो रो है आपका, और एरिया का वैल्यू क्या है ना कि धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, कोई भी एक सिंगल वैल्यू आपको 2 जगह रिपीटेड दिखाई नहीं देगा, हर वैल्यू एक बार एक ही जगह आ रखा है। तो आप देखते जाओ कि आपको 4483 का फिगर चाहिए था, तो जैसे आप टेबल को ढंग से देखोगे तो 4483 आपको यहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा कि ये एक बार यहाँ आ रखा है। अब ये कौन सा पोजीशन है वो आपको सोचना है। तो रो के अंदर में -0.1, और कॉलम के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये 0 0 0 1 0 2 और ये 0 3 का आ गया, तो वहां से 0.3 मतलब 0.03 और यहाँ से 0.1, दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा बताओ, 0.13। नहीं आया समझ। और हालांकि मेन टेबल में तो आई थिंक दिया वही रहेगा ये वैल्यू डायरेक्टली आपको, है ना। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि अगले स्टेप में आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, P of z लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 700 अपॉन में 180 स्टिल, एंड वहां पर इस वैल्यू को आई कैन चेंज एंड राइट, क्योंकि दिस इज नथिंग बट z लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच, -0.13। देखो ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और यहां से बाय कंपैरिजन यू कैन से कि z सेम है, लेस देन इक्वल्स टू सेम है, तो ये वाला मसाला और ये वाला मसाला का वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो वहां से यू कैन से कि x माइनस 700 अपॉन मेरे ख्याल में 180 शुड बी इक्वल्स टू -0.13। अब यहां से कैलकुलेशन थोड़ा एक बार देखो, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 700 इक्वल्स टू 23.4, और यहां से x इक्वल्स टू
676.6। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 677। ये अभय का स्कोर रहा। हम लोग को हाँ स्कोर चाहिए था, मतलब ठीक है, हो सकता है। आप इसको भी आंसर कह सकते हो, उसको भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हालांकि स्कोर में मैं सच्ची बताऊं तो राउंड ऑफ करना मैंडेटरी नहीं है, सही बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के टाइम पर राउंड ऑफ करना मैंडेटरी है, क्योंकि पॉइंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर ये वाला आंसर भी फुली राइट माना जाएगा, ये भी राइट माना जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फिर यहां से। नेक्स्ट इसको देखो, ये भी एक थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। हालांकि आइडिया के हिसाब से कंसेप्चुअली कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये इजी है। आइए बात करते हैं इस पे। ये कह रहा है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आर्टिकल आर अंडर 45 एंड 8% आर अबव 64। अब इसका क्या मतलब है, देखो 31% जो है इसको हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे को एक तरीके से पहला स्टेटमेंट अगर मैं सोचूं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल x अंडर 45 का मतलब है कि बीइंग लेस देन 45, इसका प्रोबेबिलिटी मेरे पास में कितना है 31 डिवाइडेड बाय 100, या मैं कह सकता हूँ 0.31 के आसपास। देखो ये समझ में आता है कि नहीं, लेकिन फिर आप याद रखना कि कोई भी नौटंकी आप x के लिए तो नहीं कर सकते। सारा नौटंकी किसके लिए करना है आपको, z के लिए। तो आपको z में जो है ना उसको पहले कन्वर्ट करना होगा। इन दिस क्वेश्चन में सरप्राइजिंगली आपसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही अल्टीमेटली पूछा हुआ है कि उनका वैल्यूज क्या हो, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे कि थियोरेटिकली चीज सबको z में चेंज करो आप। तो यहां पर p ऑफ z लेस देन 45 को यू कैन राइट 45 माइनस म्यू अपॉन में कितना सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.31। अब एक बार फिर से टेबल देखो जिनके जिनके पास किताब है। p ऑफ z लेस देन 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये वैल्यू कौन से z पे आ रहा है, माइनस 0.5 को चेक करो एक बार, कितना था हमारा 0.31 ना। वैसे तो इसमें कम होता जा रहा है, बाकी 0.31 को अगर आप देखोगे तो वो शायद यहीं पे मानना पड़ेगा हम लोग। राउंड ऑफ करने के बाद में ये 8 को राउंड ऑफ करोगे तो ये वाला 0.1 हो जाएगा आपका, और उसके आगे जाओगे तो फर्दर बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में। नहीं, आप यहाँ देखो ये 31 को क्रॉस कर, देखो माइनस 0.5 ये वाला है, ठीक है। और माइनस 0.4 पे आओगे तो इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ये वाला, वो 3121 हो गया, मतलब 31 से आगे चला गया वो। तो इस लाइन के अंदर में 0.31 डायरेक्टली खुद तो नहीं आ रहा, लेकिन उससे सबसे ज्यादा करीब अगर कोई है तो वो मेरे ख्याल में यही वाला वैल्यू होगा आपका 3085। इसी को राउंड ऑफ करोगे तो 31 में चेंज होगा ही। तो मेरे ख्याल में हमको अगले तरफ क्या लिख देना चाहिए बताओ, z लेस देन माइनस 0.5। हालांकि मेन एग्जाम में आपको इतना परेशान होने का जरूरत नहीं, क्योंकि वहां टेबल तो देगा नहीं आपको, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू ही देगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज कि किससे आपको किसको रिप्लेस कर, ठीक है। मेरे ख्याल में फिर से लास्ट टाइम की तरह बाई कंपैरिजन क्या कह सकते हो यहाँ से कि 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू कितना माइनस 0.5। इसको आप इक्वेशन 1 मार करके छोड़ दो, चलेगा। अब जो अगला काम है वो थोड़ा सा क्रूशियल है, ध्यान से सोच समझ के हम लोगों को करना होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को सोचो तो कैसे हम इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ ऐसा कुछ कह रहा है आपको कि 64 को सरपास करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा 8/100। ये समझ में आ रहा है। फिर से आप x के लिए तो कुछ कर नहीं पाओगे, टेबल लेवल का काम, तो कन्वर्ट आपको पहले किस में करना होगा, z में। z में कन्वर्जन के लिए फिर से देखो यहाँ पर काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, सोचना थोड़ा कि z यहां लिख लो आप, और z ग्रेटर देन 64 को अगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस म्यू अपॉन में कितना सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.08। इस टाइप का कुछ हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगेन आप एक चीज सोचो कि जब आप टेबल को रेफर करोगे, थोड़ा ध्यान से सोचना मैं क्या कह रहा हूं, जब आप टेबल को रेफर करोगे और इसको अगर आप मानो कि z के टर्म्स में चेंज करते भी हो तो आप कैसा एक्सप्रेशन लिखोगे, z ग्रेटर देन समथिंग कि z लेस देन समथिंग, लेस देन समथिंग। तो बेटर क्या है कि वो वाला काम करने से पहले आप इसको ठीक कर लो, क्योंकि अगर इसको z लेस देन समथिंग से आप रिप्लेस कर भी दिए ना तो आप कंपैरिजन तो नहीं कर पाओगे। उस तरफ आपके पास में z ग्रेटर देन समथिंग का फॉर्मेट पड़ा हुआ है। और ऐसे भी आप रिकॉल करो कि मैंने आपको 3 टाइप का सिचुएशन बताया था,
z लेस देन समथिंग का सिचुएशन अगर हो तो उसको डायरेक्टली आप टेबल से टैकल कर सकते हो। ग्रेटर देन समथिंग अगर हो तो शुरू में ही हमने देखा है कि उसको 1 माइनस पी ऑफ z लेस देन समथिंग में कन्वर्ट करके काम किया जाता है, और बिटवीन टू थिंग्स हो तो p लेस देन लार्जर वैल्यू माइनस p लेस देन मतलब p ऑफ z लेस देन स्मॉलर वैल्यू टाइप काम करना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसके लिए टेबल देख के आई विल से कि कोई फायदा नहीं। अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको अगर चेंज कर भी लिए ना तो आप यहाँ पर p z लेस देन समथिंग लिखोगे, लेकिन लेफ्ट में p z ग्रेटर देन समथिंग है तो कोई फायदा आपको होगा नहीं, कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप। आया बात समझ? तो देखो पहले क्या करना चाहिए आपको, पहले आपको इसी पार्ट को चेंज कर लेना चाहिए कि 1 माइनस पी ऑफ z क्या लेस देन 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पुराने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और ये हो गया आपका 0.08। अब आप थोड़ा इधर उधर कर लो, तो इधर उधर जब कर लोगे आप तो 1 माइनस 0.08 कितना हो जाएगा 0.92, और ये चीज जब उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ बोलो z लेस देन आई विल से 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब यदि आप इस नंबर को z के टर्म्स में चेंज कर देते हो तो कंपैरिजन के लिए ठीक सिचुएशन है, कंपैरिजन कर पाओगे। अब आप टेबल देखो फिर से कि 0.92 को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, एक बार चेक करूं 1.4 होगा क्या, देखो देख लेते हैं। देखो ये हो गया 1 का लाइन, ये हो गया 1.49 का ना। 1.39 वाले में देखेंगे तो हाँ सही बात है, हम लोग कितना मिला 0.92 मिला है, तो 1.4 में 92 है ना, मतलब देखोगे ध्यान से तो मेरे ख्याल में 1.41 टाइप होना चाहिए। सही कह रहा हूं शायद, यही वैल्यू तो सबसे अप्रोक्सीमेट होगा ना, ये वाला 9207। क्या कहते हो? बोले इसको अगर राउंड ऑफ करते तो 92 में मेरे ख्याल में ये रहना चाहिए, चलेगा ना? या और किसी को ले सकते हैं, मतलब इन सबको भी देखा जा सकता है वैसे तो, ठीक है। या ठीक है पहले वाले को भी ले सकते हैं, क्योंकि 9 को राउंड ऑफ करोगे तो नियम से आपको एक 1 ऐड करना चाहिए राउंड ऑफ के रूल के हिसाब से, ठीक है ना। अब इसमें लेकिन देखो मेन बात क्या है, मैं बोलूंगा कि आप एक बार ना अभी के लिए तो इसी को लेके चलो, मैं रीजन बताऊंगा आपको, 2 मिनट लिख लेने दो। पी ऑफ जेड लेस देन हम इसको मानेंगे 1.4 इक्वल्स टू पी ऑफ जेड लेस देन 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। देखो यहाँ तो क्या है कि हम टेबल खुद से देख रहे हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, बट एग्जाम में तो क्या कि आपको स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप 1.41 वगैरह कर देते हो ना तो आगे चल के जो आपका इक्वेशन सॉल्विंग है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप समझिए आपका काम जो है बस टेबल देख के वैल्यू रिप्लेस करके नहीं हो, आपके काम की जिम्मेदारी में आगे चल के म्यू और सिग्मा सॉल्व करना भी लिखा हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा वैल्यू ले लेते हैं तो फिर वो सॉल्विंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है मेरे ख्याल में। तो एक बार यही लेके चलते हैं, हालांकि ये भी ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहे हैं, जस्टिफाइड है कि इस 9 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 92 में कन्वर्ट हो ही जाएगा। देखो अब यहाँ पे बाय कंपैरिजन अब यहाँ से मेरे ख्याल में 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का आंसर जो है वो हो जाना चाहिए 1.4। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपका टारगेट 1-2 बनाना नहीं था, 1-2 से सिग्मा और म्यू के लिए सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1/2 या 2/1 कर लो। उससे क्या है कि सिग्मा आपका गायब ही हो जाएगा। यहाँ पर है 45 माइनस म्यू और वहां पर था 64 माइनस म्यू, शायद नहीं, 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1.4 डिवाइडेड बाय सब नेगेटिव नंबर कितना था यहाँ पे 0.5, तो माइनस 0.5 दोनों का पॉइंट गया, यहाँ से सिग्मा सिग्मा गया, तो आपके पास है 64 माइनस म्यू अपॉन 45 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 300 और 20 तो मेरे ख्याल में 320, अच्छा हाँ नेगेटिव 5 सॉरी, फिर इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव प्लस 5 म्यू इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 14 इंटू 45 बताओ कितना आ रहा है 630, तो 630 और माइनस 14 म्यू, और 14 म्यू को यहाँ ले आओ आई थिंक 19 म्यू इज इक्वल्स टू 630 प्लस 320, तो आई थिंक 950, क्या सही कह रहा हूँ शायद। अब यहाँ से म्यू जो है वो सुंदर सुशील निकल जाएगा आपका 950 डिवाइडेड बाय 19 और काटोगे तो शायद 50,
तो म्यू इक्वल्स टू आपको मिल गया 50। अब इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक को यूज कर लो, मान लो कि 1 ही यूज कर लेते हैं। तो 1 में आपके पास में था 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू -0.5। अब इसमें यदि आप डाल देते हैं म्यू 50, तो 45 माइनस 50 अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू -0.5। यहाँ से शायद -5 आएगा अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू -5/10 कर लेता हूँ, माइनस माइनस गॉन, 5 गॉन, और सॉल्व करने से यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू 10। अब यही चीज़ है कि थोड़ा सा वैल्यू को ज़्यादा प्रिसाइज करने के चक्कर में 4-1 वगैरह कर दिया होता ना, तो ये वैल्यूज गंदा हो जाता। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसके साथ में किताब का आखिरी क्वेश्चन पढ़ें एक बार, पढ़िए। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का मदद लेना पड़ेगा आप लोग को। बोलो पढ़ के क्या समझ में आया, क्या करना है? हाँ, मीन और सिग्मा कैसे निकलेगा वो ऐड करके। देखो इसमें मैं बस इतना ही बोलूंगा कि हर काम आपको मैनुअली करना है। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपको समहाउ जो है वो म्यू चाहिए और क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। अब म्यू और सिग्मा का अंडरस्टैंडिंग आपके पास में क्लियर होना चाहिए। म्यू जनरली क्या होता था, मीन होता था। और इसमें क्या है ना कि ये बटरफ्लाई का जो नंबरिंग किया हुआ है कि 1 नंबर बटरफ्लाई, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये ऊपर का नंबरिंग फालतू है, ऐसा कोई काम नहीं। मेन काम नीचे वाले का कि लेंथ जो दिया हुआ है आपको, तो लेंथ आपका हो गया 2 2 3 2 5 1 6, राइट। तो यहां से यदि म्यू निकालना है आपको, तो म्यू का नॉर्मल मतलब मीन, और मीन का मतलब हो गया एवरेज। तो म्यू का जो वैल्यू है आपका वो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो एक सेकंड रुको, कॉपी कर लेता हूँ, सिग्मा को भी निकालना पड़ेगा, देखना ध्यान से। अब म्यू 3 आएगा अल्टीमेटली, करेक्ट। सो म्यू विल बी इक्वल्स टू 2 + 2 + 3 + 2 + 5 + 1 + 6। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। टोटल 7 एंट्री है, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 21/7, दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 3। तो म्यू आपका 3 आ गया। सिग्मा का अंडरस्टैंडिंग सोचिए, सिग्मा क्या है? सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये सब चीज 11th में स्टैटिस्टिक्स में भी मिला होता है, और शायद से इंडियन इकोनॉमिक्स में मिलता है आप लोगों की स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कैसे कैलकुलेट करना है इस टाइप के टेबल का, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आइडिया ये होता है कि आप सारे ऑब्जर्वेशन का मीन से पहले डेविएशन ढूंढिए, और डेविएशन मतलब उन लोग दोनों के बीच का डिफरेंस। डेविएशन थोड़ा भारी वर्ड है, डरना नहीं है। 2 - 3 वो इसका डेविएशन है, 2 - 3 वो इसका डेविएशन है, 3 - 3 वो इसका डेविएशन है, 2 - 3 वो इसका डेविएशन है, 5 - 3 वो इसका डेविएशन है, 1 - 3 उसका डेविएशन है, और 6 - 3 उसका डेविएशन। फिर सारे इंडिविजुअल डेविएशंस का आपको करना है स्क्वायर, और उस स्क्वायर का लेना है एवरेज, और उस एवरेज के आंसर का लेना है स्क्वायर रूट। देखिए पहले आप डिफरेंस निकालेंगे अपने मीन का और ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। उस डिफरेंस का स्क्वायर करें, और स्क्वायर का यदि आप एवरेज निकाल दिए तो वो होगा आपका वेरिएंस, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो। और वेरिएंस का अंडर रूट ले लिए तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मैं एक एक्सप्रेशन बना के दिखाता हूं, घबराना नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, सिग्मा अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो एक्सप्रेशन कुछ देखने में इस टाइप का होना चाहिए। रूट अंडर 2 - 3 का होल स्क्वायर फॉर दिस 2, प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर फॉर दिस 2, प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर फॉर दिस 3, प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर फॉर दिस 2, प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर फॉर दिस 5, प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर फॉर दिस 1, एंड प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर फॉर दिस 6, ठीक है। होल थिंग डिवाइडेड बाय आपको करना है 7। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू, अब बताओ पहले कि वो स्क्वायर वगैरह कितना आ रहा है। मेरे ख्याल में 1 + 1 + 0 + 1 + 4 + 4 + 9, सही कह रहा हूँ क्या? 22/7, और दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर कितना बता रहे हो, 20/7। भी इसका आंसर बहुत ही प्यारा सा आता है, 1.69, ठीक है, ये आएगा। और इसके बाद में आपको चाहिए z स्कोर फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ, इतना। तो z स्कोर का मतलब है कि अब आप हर एक बटरफ्लाई के लिए z स्कोर निकालिए। अब वो कैसे निकलेगा देखिए,
एक दो का मैं निकाल देता हूँ, वैसे बहुत लेंदी काम है, तो बाकी आप देखते रहना। एग्जाम में हालांकि सबका एक साथ नहीं पूछना चाहिए, इतना फालतू टाइम स्टूडेंट के पास नहीं होता। मान लो कि इसका जेड स्कोर चाहिए आपको पहले बटरफ्लाई का, ठीक है ना, तो बटरफ्लाई नंबर 1 के लिए जेड नंबर 1 या जेड स्कोर नंबर 1 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सोचो, इसका खुद का वैल्यू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही तो हमारा अंडरस्टैंडिंग था। तो इस बटरफ्लाई के लिए जो जेड स्कोर होगा उसके लिए x तो आप यही वाला यूज करेंगे, वो कितना है आपका 2, माइनस म्यू आपका कितना आया था 1 पॉइंट, अच्छा नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, म्यू आपका 3 आया था और डिवाइडेड बाय 1.6। अब इस एक्सप्रेशन का भी खुद का कुछ आंसर आएगा -0.59, ठीक है। इसी तरीके से एक का और दिखा देता हूं, बाकी आप घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। तितली नंबर 2, इसका जेड स्कोर फिर से फॉर्मूला वही रहेगा आपका x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, फालतू टाइम वेस्ट कर लिया मैंने। तितली नंबर 3, ठीक है, z3 इज इक्वल्स टू, कुछ गलत बोल दिया क्या, 3 माइनस 3 अपॉन 1.69 और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। इसी तरीके से अगला का भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि एग्जाम में रियली डाउट कि ये मतलब सारा पूछेगा आपसे, ये जो है वो हैंडबुक में दिया हुआ था तो इसीलिए शायद इस किताब में कॉपी कर दी, ठीक है। बाकी ठीक है, दिस इज इट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी के लिए तो खत्म।